दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर के मामले कम हो ही रहे थे कि कोविड-19 की जो चौथी लहर है उसने दस्तक कहीं ना कहीं दे दी है और इसी को लेकर लगातार जो चिंताएं है वो भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो मामले हैं वो लगातार कोरोना को लेकर बढ़ रहे हैं और इसी पर लगातार जो है पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चिंता में है कि आखिर ये जो मामले हैं, जो नया वेरिएंट आ रहा है वो किस तरह से कहा जाए कि चिंता में डाल सकता है। क्या ये नया जो वेरिएंट है वो चिंता में डाल सकता है? इसको लेकर तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ रही है और इसी पर आज हम बात करेंगे कि कोरोना की जो चौथी लहर है वो कितना इफेक्ट जो है वो डाल सकती है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि दुनिया में जगह जगह पर ये जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना की क्या चौथी लहर आ रही है इसी पर जो है बात करेंगे, क्योंकि 7 राज्यों में जो नया वेरिएंट है ये फैल चुका है और इससे स्वास्थ्य विभाग जो है वो कहा जाए कि चिंतित है। और साथ आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी चिंतित नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि 7 राज्यों में जो नया वेरिएंट है वो फैल चुका है और सरकार की हालांकि पूरी नजर है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी नजर है वो मरीज जो इस नए वेरिएंट के चपेट में आ गए हैं, जो संक्रमित हो गए इस नए वेरिएंट से, उन पर खास नजर रखी जा रही है। लेकिन क्या ये जो वेरिएंट है खतरनाक है या कितना खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, और इस पर हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये अब कहीं ना कहीं आहट ये जरूर सुनाई दे रही है कि जो नया वेरिएंट है क्या ये चौथी लहर ला सकता है। मामले एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं तीसरी लहर के बाद, और तीसरी लहर में जब ये माना जा रहा था कि अब जो कहा जाए कि जो पूरे जो मामले हैं वो जिस तरह से कम हो रहे थे और कहा जा रहा था कि तीसरी लहर खत्म हो गई है, अब एक बड़े पैमाने पर जो इम्यूनिटी है लोगों में वो कहीं ना कहीं विकसित हो गई है। लेकिन उसके बाद एक नया वेरिएंट, और चीन की अगर बात की जाए तो चीन में जिस तरह से मामले अचानक से बढ़े हैं और चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद से पूरे विश्व की कहा जाए कि जो चिंता है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। तो यही सवाल सबके मन में है कि क्या कोरोना की चौथी लहर आ रही है, और लगातार जब से कोरोना आया है तभी से जो लोग लगातार मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर, आखिर इन सबसे कब निजात मिलेगी, इसी पर जो है वो लगातार लोग ये सोच रहे हैं कि अब एक बार तीसरी लहर चूंकि खत्म हो गई है तो क्या कोरोना की जो चौथी लहर वो आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर कब तक ये मास्क जो है वो लगाना पड़ेगा, ये तमाम तरह के आम पब्लिक के मन में सवाल होते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को लेकर जो है एक्सपर्ट जो है वो बताएंगे कि आखिर ये जो चौथी लहर है, क्योंकि तीसरी लहर के बाद ये कहा गया था कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया था उसके बाद ये कहा गया था कि इस वेरिएंट के बाद जो कहा जाए जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी और जो महामारी का जो रूप ले लिया है कोरोना ने वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। यानी कि संक्रमण ज्यादा हो सकता है लेकिन खतरनाक जो है वो ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो लगातार बातें कही जा रही थी, लेकिन अब चौथी लहर की लगातार आहट जो है वो मिल रही है, कोरोना की चौथी लहर आ रही है और ये जो नया वेरिएंट आया है ये धीरे धीरे फैलने लगा है। ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, और क्योंकि ये 7 हमारे देश की अगर बात करें भारत की तो 7 राज्यों में ये जो वेरिएंट है वो फैल चुका है और इसी वजह से कहीं ना कहीं चिंता करने की बात है। लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं और कहते हैं, हमेशा से सलाह दे रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, कि जो सावधानियां पिछले 2-3 साल से जब से कोरोना की जो उत्पत्ति हुई है तब से जो सावधानियां हम बरत रहे हैं वो लगातार हमें बरतने की जरूरत है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीएमई उत्तर प्रदेश, और उनसे पूछते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल जो है वो यही है सर, क्या कोरोना की जो चौथी लहर है वो आएगी? सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? एक तो ये जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जी,
मैंने आपके पहले कार्यक्रम में भी कई बार ये बात कही है कि धीरे धीरे कोरोना का जो प्रकोप कम होता जाएगा, जी इससे जो जान का खतरा, निमोनिया या ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, वो भी कम होती जाएगी। जी उसका कारण एक ही है कि टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी। जी लेकिन बीच बीच में लहरें आती रहेंगी जी और ये एक यहीं पे नहीं रुकेगी। अभी इसके बाद भी 5वीं, 6वीं, 7वीं भी लहर आएगी। जी लेकिन मेरा कहना है जनता को, आपके जो सुधी के न्यूज के हमारे दर्शक हैं, कि घबराना नहीं है। और जो इसके पुराने 3 या 4 जो उपाय हैं, जी तो वो एक तो यूनिवर्सल मास्किंग, यानी सभी को मास्क को अपने जीवन में एक एक ड्रेस के रूप में, शैली के रूप में, या अपने शरीर की पोशाक के रूप में, जी जब भी कहीं जाए, अरे मास्क लगाए या नहीं, लाइए मास्क लगाऊं। जी एक तो ये, दूसरा टीकाकरण। जो लोग रह गए हैं, खासकर जो सरकार ने अब 12 से 15 किया है, और बहुत जल्दी ये 9 से 12 होने वाला है, तो बच्चों को लगा लें और बड़ों को भी जिनका रह गया है उनको जरूर लगाएं। तीसरा, अगर बुखार के साथ गर्दन में दर्द है, गर्दन में खराश है, शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द है, तो कृपा करके इसको जांच कराएं। जी कोरोना कम हो गया है, कमजोर हो गया है, जी इससे मौतें कम हो गई हैं, लेकिन अभी मौजूद है और गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जी और जो लास्ट एक आता है कि जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि मास्किंग है, भीड़ भाड़ वाला, मुझे याद है कि अब तो शायद ही कोई भीड़ भाड़ा है, सरकार की तरफ से भी सब खुल गया है। जी और हम लोग शायद बिल्कुल सोच लिया है कि अब तो कोरोना चला गया है। तो भीड़ भाड़ में बचें, खासकर उनको बचाएं जैसे कि बच्चे हैं, जी गर्भवती महिलाएं हैं, जी या हमारे सीनियर लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, या किसी को हार्ट डिजीज, गुर्दे की बीमारी, लिवर की बीमारी है। तो ऐसे लोग अभी भी भीड़ भाड़ में न जाएं, टीका लगा के अपने घर में रहें। अगर किसी को होता है, जांच कराएं, उसको आइसोलेट कर दें, और समाज में लोगों को बताएं, डराएं कि कोरोना कम हो गया है, लेकिन अभी गया नहीं है। चौथी लहर अभी संभावित है अगले महीने मई में संभावित है, अपने यहाँ अप्रैल के लास्ट और मई में। इसके बाद 5वीं भी आएगी, लेकिन ये धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। जी सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने भी अब पूरी तरह से सब कुछ खोल दिया है और भीड़ भाड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सर ये जो नया वेरिएंट आया है और हमारे देश में भी फैल रहा है, 7 राज्यों में फैल चुका है, तो सर क्या ये खतरनाक नहीं है? देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये डेल्टा की तरह या दूसरी वेव जो आई थी, पहली थी, उसकी तरह ये खतरनाक तो नहीं है सभी में। लेकिन किसको खतरनाक होगा, किसको नहीं, ये पहले से नहीं कह सकते हैं। हमने डेल्टा क्रॉन या सेकेंड लहर में देखा, ये जो डेल्टा वाली थी अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज कानपुर में, या मैं एक कानपुर के बहुत बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डीन हूँ, वहां पे हमने देखा, और कोविड के ही वो भर्ती रहते थे। तो वहां पर ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई कि ऑक्सीजन की शॉर्ट हो गई, बेड्स की शॉर्टेज हो गई। तो ये स्थितियां अब तो ऐसे नहीं आने वाली हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन जिसको होगा उसको किसी किसी को ये खतरनाक भी हो सकता है जी। और सरकार को भी इसमें अपने जो इसको रिव्यू करना चाहिए। और सरकार ने जो बिल्कुल खुलेआम छूट दे दी है, स्विमिंग पूल से लेके, हॉल से लेकर के, पिक्चर हॉल से लेके, शादी ब्याह से लेके, शायद आज नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर सरकार को भी इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मत है, एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिकल ट्रायल जो वैक्सीन हमने किया है, और कोविड का जो ये संक्रमण है, उसकी पुरानी परपाटी को देखते हुए ये मेरा अपना विचार। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। अरविंद जी, आपसे सवाल है सर, ये जो नया जो वेरिएंट आया है हमारे यहाँ भी फैल रहा है, और ये जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक होगा? जैसा कि डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि लगातार जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब कम खतरनाक हो रहे हैं। संक्रामक भले ही ज्यादा हो, लेकिन खतरनाक कम है। अरविंद जी, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट है जी, तो ये नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है थोड़ा।
जी लेकिन अभी ये कुछ ऐसा नहीं फैला है। जी मोस्टली जो हमारे यहाँ जो सीक्वेंसिंग हुई थी, तो मोस्टली तो 90% जो है, 99% तो ऐसे ही थे, मतलब ओमिक्रॉन, और 90% ओमिक्रॉन था और 9% डेल्टा था। तो और ये बहुत कम पाए गए हैं, ये जो BA.2 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। जी तो इसकी कही जा रही है कि इसकी एक जो है फोर्थ वेव आ सकती है। तो ये एक वो है, संभावना है। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी जो है हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। जी और बिल्कुल। कोई इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जी ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, इतना कोई खतरनाक नहीं है, जी क्योंकि सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके काफी कुछ वैक्सीनेशन कर दिए गए हैं। जी और अब तो जो 12 साल से ऊपर के लोगों के भी वैक्सीन स्टार्ट हो गए हैं। जी तो काफी कुछ एक जो इम्यूनिटी वैक्सीन से हो जाएगी लोगों की। जी और एक हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है, जो काफी लोग एक्सपोज हो गए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की एक्सपोज हो चुकी है। जी तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और दूसरा जो हमारे वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है, जी इसकी वजह से लोगों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो रही है। तो ये हमारे लिए एक खतरे की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आएगी भी वेव, तो ये कमजोर वेव होगी, इससे मोर्टेलिटी नहीं होगी, सिर्फ इन्फेक्शन होकर के और ये ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास मिश्रा, डॉक्टर साहब, आप समय के साथ चूंकि इम्यूनिटी जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया है और अलग अलग वेरिएंट आए थे, तो भी ये कहा गया था कि जो वैक्सीन है वो इस वेरिएंट पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इस पर नहीं है। तो क्या ये जो नया वेरिएंट आया है सर, इस पर ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है कितना प्रभावी है? विकास जी जी। जी देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। जी ओमिक्रॉन, जब हमारे यहाँ ओमिक्रॉन की लहर आई थी, इसकी सब लीनिएजेस हैं, BA.1, BA.2, BA.3। जी BA.3 भारत में नहीं पाया गया था, लेकिन जिस समय तीसरी लहर थी, BA.1 नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा था और BA.2 सब लीनिएज हमारे 5 राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग में पाया गया। जी जैसा कि त्रिपाठी जी आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राउंड अबाउट 41 लैबोरेटरीज ही अवेलेबल है जी और मैक्सिमम हम लोग 1000 से 1200 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर होता है, इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी कॉस्टली होता है, जी इसलिए प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग का हमारे पास डेटा नहीं अवेलेबल हो पाया था। लेकिन जो तीसरी लहर आई थी ओमिक्रॉन की, आप मान के चलिए कि उसमें BA.2 सब लीनिएज भी था। जी हाँ, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, चाहे वो BA.1 हो, BA.2 हो या BA.3 हो, जो भारत में नहीं पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा अभी तक म्यूटेशन हुए हैं। और इन म्यूटेशंस के कारण इसकी जो संक्रामकता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता, जी वो डेल्टा वायरस जो हमारे यहाँ दूसरी लहर में आया था उससे करीब 7 से 10 गुना ज्यादा है। जी यानी कि एक बार में एक व्यक्ति लगभग 20 से 25 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी रही बात इसकी सीवियरिटी की, जी तो अभी तक जितने भी 7-8 वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिले हैं WHO को, उनमें से सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट जो हमारे यहाँ ही पनपा था, भारत में ही पनपा था और दूसरी लहर का कारण बना था, और अब ये विदेशों में फैल रहा है और वहां पे विकराल रूप ले रहा है। तो आप ये समझें कि ये जो है वेरिएंट BA.2 सब लीनिएज, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है। इसमें संक्रामकता ज्यादा है लेकिन सीवियरिटी नहीं है, इसीलिए आपको केसेस ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं हो रहा है। जो आप राज्यों की बात कर रहे हैं वहां पे नहीं है। हाँ, लेकिन जनता को यह मान के चलना है कि लहरें अभी भी आगे आएंगी, और अगर डेल्टा वायरस से खतरनाक कोई वेरिएंट आ गया तो भारत के लिए खतरा है। खतरा इन द सेंस हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन लेवल, लोगों का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, वेंटिलेटर पे ज्यादा लोग जाएंगे, मॉर्टेलिटी भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता को बिल्कुल सावधान रहना है, इससे घबराना नहीं है, इससे सचेत रहना है, सावधान रहना है, यानी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना है।
एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले जब तक जरूरी ना हो तब तक भीड़ भाड़ में ना निकले। अगर भीड़ भाड़ में निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क, अपने नाक मुंह को प्रॉपर ढकें और आंखों में भी चश्मा या गॉगल्स लगाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये शरीर में प्रवेश करता है तो नाक, मुंह और आंखों के द्वारा ही हो सकता है। अगर आपने यहीं पे बैरियर बना लिया तो आपको संक्रमण होने की संभावना ना के बराबर होगी। फिर जितनी जल्दी हो सके अपना काम निपटा के वापस आ जाए घर। घर आने के उपरांत अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। हाथों को डिसइंफेक्ट करने के बाद अपने नाक, मुंह और आप क्या नाम, आंखों को आप छू सकते हैं। अगर आपने संक्रमित हाथों से छू लिए तो हो सकता है आपने मास्क लगाया हो लेकिन वो वायरस फिल्टर्ड बाहर की तरफ वो परत है और वो आपके हाथ में आ जाए और वो आप ट्रांसफर कर दें। तो आपको सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा घर के बाहर जो आपने कपड़े पहने थे उसको प्रॉपर, केवल क्योंकि ये एनवेलप वायरस है, नॉर्मल डिटर्जेंट वाटर में इसका एनवेलप डिस्ट्रॉय हो जाता है, सीधे आप डिटर्जेंट के घोल में डाल दें उसको। तो ये एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर आपको, जनता को अभी पालन करते रहना पड़ेगा। और हाँ, सबसे जरूरी चीज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। आपने देख ही लिया, वैक्सीनेशन की वजह से हम तीसरी लहर से पार पा गए थे। तो जनता से अनुरोध है कि किसी भी मिथ्या में ना पड़े, अपनी बारी आने पर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार ने प्रिकॉशन डोज जो कही है वो प्रिकॉशन डोज है, और अब तो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी प्रिकॉशन डोज शुरू हो गई है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सर, जिस तरह से आपने ये जो नया वेरिएंट आया है और विकास सर भी कह रहे हैं कि खतरनाक नहीं है लेकिन संक्रामक बहुत ज़्यादा है, और सर ये वैक्सीनेशन कहा जाए कि अगर जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली है, बूस्टर डोज क्या उनको लगवाना चाहिए और कितना इनके बीच जो गैप है वो कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि डॉक्टर मिश्रा ने जो बताया बिल्कुल सही है। ये संक्रामक बहुत है जी, और क्या पता ये यहाँ पे ऑलरेडी स्प्रेड हो गया हो। कुछ स्टेट्स के रिजल्ट आए क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग हर जगह उपलब्ध नहीं है जी, तो बिल्कुल सही है। और लेकिन वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जो हमारे थर्ड वेव जो हमारी हुई थी उसमें हमें बचाया और डेल्टा की जो विभीषिका से बचाया। लेकिन अभी भी बहुत से, जैसे यंगर एज ग्रुप, हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर रही है, वैक्सीनेशन भी प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें सावधानी रखनी है। संक्रामकता तो इतनी है कि एक को जब तक होता है 3 दिन से 4 दिन के अंदर वो 20, 25, 30 लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका होता है। यानी कि पिछले बार के ज्यादा ओमिक्रॉन से, उससे भी ये करीब 5 से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, लेकिन बीमारी इसकी बड़ी नहीं होगी। ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ी थी तुम्हारी सेकेंड वेव, उसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी साधारणतः। निमोनिया के चांसेस कम है और गले में ही ये अपना काम करके स्वतः ठीक हो जाएगा। ये सिम्टोमेटिक में या जुकाम, खांसी, गला खराब होना, थोड़ा बुखार की तरह प्रेजेंट होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्कता में हमेशा रखनी है और खुद बचना है, लोगों को बचाना है। और जो टीका से छूट गए हैं उनको टीका लगवाइए। हमारे भारतवर्ष के जो टीका है इंडिजिनस कोवैक्सीन के साथ तो संयोगवश मैं खुद इसके ट्रायल से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, बच्चों में भी बड़ों में भी बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। कोविशील्ड भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी जो हमारी फाइजर की या जाइडस की जो अवेलेबल है वो भी बहुत ही 80% करीब प्रोटेक्शन देती है, कीरो कन्वर्जन। तो ये भी उपलब्ध है, जो भी उपलब्ध है वो लगाएं और बूस्टर भी लगवाएं, खासकर वो जिनके लिए सरकार ने कहा है, जैसे कि कोरोना वैरियर्स हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है वो भी लगवाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें और टीका लगवाएं, यही बचत। इसी से बचेंगे हम, चाहे 4th लहर हो चाहे 5th लहर हो। जी बिल्कुल सर, तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है और तमाम जो सवाल है वो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की चौथी लहर को लेकर जो तमाम चिंताएं हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आते हैं सर। जिस तरह से तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि म्यूटेशन लगातार होते रहते हैं वायरस जो है, और म्यूटेशन के बाद जो नए नए रूपों में वायरस के आने की संभावना बनी रहती है। तो क्या इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वायरस म्यूटेंट होकर किसी तरह से कोई नया अगर वेरिएंट बनाता है तो वो खतरनाक नहीं होगा? क्या ये संभावना नहीं है सर? अरविंद जी। जी ये वायरस जो है हमारे जब एनवायरनमेंट में आते हैं जी और हम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो इनकी जो स्टार्टिंग में जो सीवियरिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों के अंदर इनके प्रति कोई भी इम्यूनिटी होती नहीं है जी ऐसे वायरस के प्रति, तो इसलिए खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन हम लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधक तंत्र है जी, तो वो इन वायरस से लड़ करके मजबूत हो जाता है। तो फिर उसके बाद इनके जो भी वेरिएंट आते रहते हैं और ये जो वायरस रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये हम लोगों को उतना प्रभावित नहीं करते जितना कि स्टार्टिंग में जो वायरस आया था वो हमको नुकसान पहुंचा सकता था जी, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। भले ही नया वेरिएंट आए लेकिन हमारे अंदर एक जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो उसके प्रति रहती है। भले ही वो एस्केप कर जाते हैं इम्यूनिटी, लेकिन वो इम्यूनिटी हमको बचाती है, उसकी गंभीरता से बचाती है, बीमारी की जो गंभीरता होती है उससे बचाती है। इसे क्रॉस इम्यूनिटी बोलते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। तो ये जो मोर्टेलिटी होती है वो काफी कम होती है। तो जैसे कॉमन कोल्ड हम लोगों को होता रहता है, उसी तरह से कॉमन कोल्ड हो करके ये वायरस से जो इलनेस होती है, जो भी वेरिएंट होते हैं, वो ठीक हो जाता है इजीली। तो किसी को कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता है। और लेकिन कुछ मेडिकल साइंस में कुछ असंभव कुछ नहीं है, कोई भी नया वायरस आ सकता है, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता जी। लेकिन वही है सावधानी, एक जो यूनिवर्सल जो सावधानी होती है वो हमेशा रखनी चाहिए सबको, बस ये है। जी बिल्कुल। विकास जी, जिस तरह से पिछली बार आपने कहा था कि जो वायरस आ जाता है वो फिर कभी समाप्त नहीं होता, पिछली बार भी हम लोग इसी कोरोना पर ही बहस कर रहे थे तो भी आपने कहा था कि जो वायरस है वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन सर म्यूटेशन लगातार होते रहते हैं। किस स्थिति में ये बेहद खतरनाक हो जाता है? कहा जाए कि जो म्यूटेट लगातार जब वायरस होता है तो फिर किस स्थिति में जो वायरस है वो खतरनाक हो जाता है सर? देखिए त्रिपाठी जी, जैसा कि मेरे टीचर डॉक्टर बीएम त्रिपाठी सर ने बताया कि सबसे जरूरी वैक्सीनेशन है। ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है जी। ऐसा करने क्यों कहा? म्यूटेशन हमेशा वहां पनपेगा जहां पे इम्यूनिटी कम होगी जी। ऐसा मरीज जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उसके शरीर में लड़ने की शक्ति नहीं है, तो उसमें वायरस का प्रकोप होगा, एक से ज्यादा वायरस का प्रकोप होगा, शरीर के अंदर वो आपस में मिलेंगे और एक दूसरे से जीन्स एक्सचेंज करेंगे और म्यूटेशन में एक नया वायरस पनपेगा। हाँ, अगर वो जो व्यक्ति है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है त्रिपाठी जी, अगर उसने वैक्सीनेशन ले लिया तो उसमें इतनी क्षमता है कि जब वायरस उसके शरीर में जाएगा तो उसकी एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़के उसको समाप्त कर देंगी, तो वो म्यूटेट नहीं हो पाएगा जी। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए
आपने देखा था हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, शुरुआत में जब वैक्सीन आई थी और हमारे देश में थोड़ी सी वैक्सीन हेजिटेंसी थी, तो उन्होंने कहा आप देखिए वैक्सीन की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो वो बर्बाद ना हो, तो जो जितने भी हमारे मित्र देश हैं या कह लें जो गरीब देश हैं जहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, उनको वैक्सीन अवेलेबल करवाई जिससे वहां पे जनता इम्यून हो सके। ये काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को आगे आके जितनी पुअर कंट्रीज हैं जहां पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, जो अमीर देश हैं उन्होंने तो बल्क में स्टॉक अपना चौथा, पांचवा, छठी डोज के लिए सब खरीद के रख रखा है। तो ये WHO को आगे आना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन स्टैंडर्ड बनानी पड़ेंगी और एक ऐसा बल्क स्टॉक तैयार करना पड़ेगा जिससे गरीब देशों में जनता को वैक्सीनेट कराया जाए। जब तक कि पूरा विश्व वैक्सीनेट नहीं हो जाता है तब तक ये खतरा बना रहेगा कि म्यूटेंट्स आते रहेंगे। हाँ, अगर वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में कंप्लीट हो गया तो, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल तो एक देश से दूसरे देश बिल्कुल फ्लाइट से आप 12-12 घंटे में आप पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं। तो वायरस के लिए बहुत ही आसान है प्लेन के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा एक देश से दूसरे देश को आना। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव कराई जाए। हमारे भारत में तो भारत सरकार बहुत अच्छे से इसको देख रही है और हम लोग आप देखिए वैक्सीनेशन हमारा जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी 80% को क्रॉस कर चुका है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी शुरू हो गई। यहां तक कि हमारे जो बच्चे हैं जो आपके 15 साल के 12 साल के, उनका भी वैक्सीनेशन फेजिक रूप में शुरू हो गया है। तो हम लोग तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व को इसमें आगे आना पड़ेगा, तभी ये म्यूटेशंस नहीं पनपेंगे और कोई नया खतरनाक वेरिएंट नहीं आएगा। जी बिल्कुल। सर अरविंद सर आपके पास आते हैं। सर ये आपने देखा हमारे देश में भी तरह तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं कि लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि इस तरह से पूरा की पूरी एक जो कहा जाए कि कम्युनिटी है वो वैक्सीनेशन कराने से ही डर रही है। तो उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं फैली हुई हैं उनको वैक्सीन को लेकर, तो भ्रांतियां जो है वो दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जो लोग होते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है जी, उनको जानकारी नहीं होती है इसलिए वो डरते हैं। तो उन लोगों को हम सबको मिलकर के इस बीमारी के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए। उनको एक शैक्षिक एक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम एक चलाना चाहिए जी, जिस कार्यक्रम के द्वारा उन लोगों को बताना चाहिए कि बीमारियां क्या होती हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं जिनको हम वैक्सीन के द्वारा जिनका बचाव कर सकते हैं और वैक्सीन लगाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि गांव में लोग भ्रांतियां फैला देते हैं जी, इसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है वो हो जाता है जी। तो इस तरह की भ्रांतियों को रोकने के लिए हमें उन लोगों के बीच में जाकर के उनको ये स्वास्थ्य शिक्षा है, जो हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनको जाकर के उनको शिक्षा देना चाहिए। जाकर के वैक्सीन ऐसे लोगों के यहाँ पहले वैक्सीन न ले जा करके पहले उनके बीच में एक स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए। उनको कन्विंस करें, कन्विंस करने के बाद फिर उनको जो है वैक्सीन आराम से लगाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि एक जागरूकता बहुत जरूरी होती है। जागरूकता के अभाव में क्योंकि कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता और हमारा जो इंटीरियर जो इलाके हैं वहां पर हम लोगों की पहुंच कम है, तो वहां पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, तो वो भी सफल हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये कार्यक्रम 100% सक्सेसफुल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो फैलाने की ज़रूरत है और एक इसके लिए एक कहा जाए कि एक कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और जो महिलाएं हैं, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा की बेहद ज़रूरत है वैक्सीनेशन को लेकर। लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की चौथी लहर पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी है, अरविंद कुमार जी है और डॉक्टर विकास मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तमाम जो सवाल है वो लोगों के जो मन में है वो हम हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछ रहे हैं। और वीएन त्रिपाठी जी, सर, आप एक कॉमन सवाल है लोगों का कि ये कोरोना वायरस जो है इसकी वजह से क्या अन्य जो रोग है वो भी लोगों को जकड़ सकते हैं? जैसा कि एक सवाल है कि क्या कोरोना की वजह से डायबिटीज भी लोगों को हो रही है या हो सकती है? देखिए शांतनु, कोरोना की वजह से डायबिटीज तो नहीं होती है। डायबिटीज एक आनुवंशिक बीमारी है जी, और यूजुअली जेनेटिक होती है। और फिनोटाइप, जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल या जीवन शैली अगर गड़बड़ होगी तो फिर वो उभर के आ जाती है। इसकी जड़ जो है विरासत में हमें मिलती है, एक ही है। दूसरा, अगर हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है शुरू से, ये जन्म से होता है कि बच्चों और किशोरों में अगर है तो होगी। कोरोना से कभी कभी उभर जाती है और बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट कोरोना से इन्फेक्शन से डायबिटीज का अभी तक कोई क्लियर कट रिलेशन नहीं है। एक तो ये। दूसरा, जैसे हाइपरटेंशन है, मगर जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, खासकर सीनियर लोगों में, कुपोषित लोग देखा जी, जैसे कि वरिष्ठ लोग हैं या कुपोषित हैं या जिनको कोई ऑलरेडी बीमारी है, तो इनमें कभी कभी, जी सर अपनी बात पूरी करिए, ये कभी कभी एज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर साबित हो सकती है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, दुनिया भर में अभी शोधों ने ये नहीं प्रूव किया है कि कोविड के इन्फेक्शन, कोरोना के इन्फेक्शन से किसी को डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, उसका जो कंट्रोल है वो गड़बड़ा सकता है। उसका जो कंट्रोल होता है उसमें गड़बड़ी आ सकती है। तमाम इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म होती हैं। और ये जो वायरस इन्फेक्शन कोविड का होता है, ये केवल शरीर के एक हिस्से को नहीं प्रभावित करता, इसका असर पूरे शरीर में होता है। और किडनी है, लिवर है, लंग्स है, ब्रेन है, हमारे खून के थक्का जमने का सिस्टम है, और जैसा कि आपने बताया डायबिटीज है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सब में असर करता है। तो और वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है उनमें ये बढ़ोतरी हो सकती है, उसके लक्षण और ज्यादा हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ही हो सकती है। क्योंकि 2 साल में अभी तक हमने पूरा इसको समझ नहीं पाया है। हमारे साथी डॉक्टर सहमत होंगे, दोनों फिजिशियन हैं, डॉक्टर विकास हैं, शांतनु, की अभी तक भी हम इसके बीमारी के बारे में 1% जान पाए हैं। 99% शांतनु हमें अभी समझना है, ये मेरा अपना मानना है। तो जितना अभी तक अनुसंधान हुए हैं, जितनी जानकारी मिली है 2 साल के अंदर, इसका कोविड का डायरेक्ट डायबिटीज होने में कोई कारण सीधा नहीं है, ये मेरा कहना है। जनता इससे डरे नहीं, और जो सामान्य यूनिवर्सल जो इसके बचाव के साधन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उनका पालन करें और डरें कतई नहीं। अब ये डेल्टा जो सेकंड लहर में त्राई मची थी, इसकी कोई संभावना नहीं है। ये बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूं, और हमारे साथी जो यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो सहमत होंगे कि बिल्कुल नहीं डरे। हाँ, सतर्क रहे, बचिए। जी बिल्कुल।
तो सतर्क रहने की जरूरत है। त्रिपाठी जी ने जिस तरह से बताया। विकास सर आपके पास आते हैं। सर आप, एक सवाल और भी है सर, कॉमन सवाल है, लोगों का ये कहना है क्या कोरोना की वजह से जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है सर? जी जी, देखिए जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी सर ने अभी बताया है कि अगर आप देखिए तो ये अभी नया वायरस है, इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 से 2.5 साल हुआ है जी। फिर भी जितने भी शोध विश्व में हो रहे हैं और हमारे जो ऑनर्ड पब्लिकेशंस हैं जैसे लैंडसेट वगैरह, उसमें छप रही हैं खबरें और बता रहे शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां पे ये कोरोना वायरस इन्फेक्ट ना कर रहा हो। हाँ, ये बात जरूर है कि ये इसका जो प्रभाव है वो सबसे पहले हमें लंग्स में दिखता है, तो हम ये मान बैठते हैं कि कोरोना खाली लंग्स पे कर रहा है। वो लंग्स में ना करके शरीर के एक एक ऑर्गन, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो, हर जगह इफेक्ट कर रहा है और स्लोली ये इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेज करके वाकई में इनफर्टिलिटी भी कर रहा है। और इस पे अभी ये शोध मेरे ख्याल से पिछले महीने आया है, ये इंग्लैंड में ये शोध हुआ है। इसका अभी मुझे डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये शोध हुआ है कि डायरेक्ट इसको कॉज कहा गया है इनफर्टिलिटी का। जी, और विकास जी इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, क्या है आपका सवाल? तो चंद्र प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। मृत्युंजय एक दर्शक और है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मृत्युंजय जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पिछले 2021 में जून में हुआ था मुझे, तो उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया भगवान की 10-15 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद जो है मेरे हड्डी में हल्की हल्की जो है ना दर्द रहता है। तो क्या इसकी वजह से, या फिर ये जो चौथा वेरिएंट है, क्या इसके बारे में आप लोग क्या न्यूज दे रहे हैं प्लीज? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। विकास जी रखते हैं ना हम लोग। जी विकास सर, क्या सवाल आपने सुना सर? तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से ये कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन चौथी जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है ये और इसी बीच हमारे साथ चंद्र प्रकाश जुड़ गए कुरुक्षेत्र से। जी चंद्र प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका कोरोना को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार सरकार ने अभियान चला रखा है और उसको जनता मूर्त रूप देती है तो उसमें सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस समय आप पहला इंजेक्शन लगवाइए, मैंने उसी समय पहला इंजेक्शन लगवाया। समयबद्ध तरीके से उन्होंने कहा दूसरा इंजेक्शन लगवाइए, मैंने दूसरा इंजेक्शन लगवाया, स्वयं को भी लगवाया और पत्नी को भी ले गया मैं। तो जो सरकार गाइडलाइन दे रही थी उसकी अनुपालना हमने की। मास्क अभी भी कह रहे हैं, आज मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ, मैंने उसको कहा मास्क जरूर लगाना चेहरे पे। मेरा कहने का भाव ये है कि सरकार जो गाइडलाइन दे रही है उसकी अनुपालना करना हमारा कर्तव्य है। और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में, कि तुलसी के 5 पत्ते डेली मैंने लिए और मेरी मिसेज ने भी लिए और साथ में गिलोय ली। मैं 68 का हूँ, मेरी पत्नी लगभग 62 साल की है। हम दोनों ने भगवान की कृपा से जो सरकार ने नियम बनाए उसकी पालना की और आज आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। तो हमारे साथ आपको बता दें कि डॉक्टर भसीन साहब भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और चंद्र प्रकाश जी जिस तरह से कह रहे थे उससे पहले मृत्युंजय का जो सवाल था विकास जी, उन्होंने कहा कि उनको 2021 में हुआ था और उनको जो है दर्द रहता है। तो आपने सवाल शायद सुना होगा सर। नहीं शांतनु, आप क्वेश्चन रिपीट करिए क्योंकि आपका बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था। जी सर, मृत्युंजय एक दर्शक थे, उनका ये सवाल था कि उनको 2021 में कोरोना हुआ था और अभी भी जो है उनको दर्द रहता है। जी जी जी, देखिए शांतनु जी, ये जो वायरस है ये बहुत ही स्लो एक्टिंग वायरस है। देखिए आप ये मत समझिए कि खाली सांस को ये इन्फेक्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शरीर का कोई भाग नहीं है जहां पे ये नुकसान ना पहुंचा रहा हो।
जी हाँ, ये बात जरूर है, जैसा कि बाद में आपके कुछ स्पीकर की मुझे आवाज सुनाई दी थी कि तुलसी और गिलोय, लेकिन आप ये समझिए हर चीज जो होती है उसकी एक क्वांटिटी होती है। अगर आप उससे ज्यादा लें, जैसे दवाई भी या आयुर्वेद भी, आप उससे ज्यादा लेंगे तो जहर बन जाएगा। जैसे गिलोय की बात करें तो ये पब्लिश जर्नल में है कि लोगों ने इतना गिलोय खाया, इतना काढ़ा पिया कि कॉन्स्टिपेशन और साथ साथ में आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन तक हो गया, लोगों को अपेंडिसाइटिस हो गया। तो इसकी एक बहुत लिमिटेड मात्रा होती। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ज्यादा गिलोय, ज्यादा काढ़ा पीऊंगा, ज्यादा तुलसी खाऊंगा, तो वो एक लिमिटेड मात्रा में किसी प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन में हर चीज लें, बहुत ज्यादा उसको वो ना करें। शांतनु जी, ये मैं बोलना चाहता हूं, जैसे आपके जो स्पीकर बोल रहे थे, जो दर्शक। जी ठीक है, डॉक्टर वसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, कोरोना की चौथी लहर जो है वो उसका आने की एक आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि तमाम कहा जाए कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो संक्रामक तो बहुत है लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा नहीं है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ, हेलो जी सर, अपनी बात पूरी। हाँ जी, हाँ जी जी। नहीं, उतनी विरुलेंट है ये भी उतनी ही विरुलेंट है जी। इसे हल्का न लिया जाए जी। ये उतनी नुकसान पहुंचा सकती है जितनी पहली ने पहुंचाया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा सकती है। और सर, ये जिस तरह से तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो कह रहे थे, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए थे वीएन त्रिपाठी जी, वो कह रहे थे सर कि सरकार जो है, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं। अपने बेटे को भी उन्होंने कहा कि मास्क जो है वो पहने, और लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि वो मास्क पहने। और सबसे ज़्यादा सर ज़रूरी ये है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार चल रहा है, वैक्सीनेशन समय पर लेना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है कि जब इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो वैक्सीनेशन जो है वो टाइम पर करवाना बेहद ज़रूरी है। सर त्रिपाठी जी। हाँ जी, वैक्सीनेशन के बारे में जो आपने कहा, अभी भी करोड़ों लोग छूटे हुए हैं जी। मैं बच्चों की बात नहीं करता हूँ, बड़े लोगों में करोड़ों लोग छूटे हुए हैं, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, इधर अमेरिका ने फ्री कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अपने आसपास हर साधन से लोगों को समझाएं और उनको टीका लगवाएं, 1 2। और जिसको भी अगर खांसी के साथ बुखार या बदन दर्द या इस तरह के सिम्टम होते हैं, उनको आइसोलेट करके उनका टेस्टिंग कराएं, और अगर पॉजिटिव हैं तो डॉक्टर से पूछ करके दवाएं खाएं, कोई डॉक्टर ना बने। तीसरा, अभी भी भीड़ भाड़ से जाने से बचें। मैंने पहले भी कहा था कि लहरें आती रहेंगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, लेकिन जैसा कि हमारे साथी हमारे डॉक्टरों के समूह ने भी यही कहा है कि संक्रामकता है, बीमारी नहीं होगी, इससे मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है, निमोनिया होने की संभावना बहुत कम है, ऑक्सीजन गिरने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक है ना? मगर ये जुकाम, गला पकड़ने जैसी स्थिति, फ्लू जैसा सिम्टम होते रहेंगे, और ये अभी 6 महीने, साल भर में नहीं, ये अगले 2 साल 3 साल तक होगा। फिर ये वार्षिक एनुअल जुकाम की तरह, सीजनल फ्लू की तरह रह जाएगा। ऐसा जो पिछले अनुभव हैं और भी बड़ी दुनिया की जो पैंडेमिक हुई हैं, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि टीकाकरण, हर्ड इम्यूनिटी और अपना पोषण ठीक रखें। इसके अलावा अलर्ट रहें, सावधान रहें, डरने की कोई बात नहीं, जान का खतरा नहीं है, इसलिए पब्लिक केवल अलर्ट रहे और घबराए नहीं, पैनिक ना हो। जी डॉक्टर वसीम साहब, सवाल ये है कि सर ये वैक्सीनेशन जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन समस्या सर ये है कि वैक्सीनेशन जो है हर जगह पर एक तरह से बराबर चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह पर वैक्सीनेशन होता है और दूसरी जगह पहुंचने में, वैक्सीनेशन होने में ज़्यादा समय अगर लग जाता है, तो सर वो वैक्सीनेशन होने का कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। वसीम साहब जी।
क्या आपको आवाज आ रही है वसीम साहब? डॉक्टर वसीम साहब, क्या आपको आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी आ रही है जी। मैं सवाल ये था सर कि वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन है वो बराबर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में वैक्सीनेशन होता है दूसरे में पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, 1 साल के भी ज़्यादा का समय लगता है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि जब तक एक जगह वैक्सीनेशन जाएगा दूसरी जगह अपेक्षाकृत जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, तो बराबर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बराबर होने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन एक साथ हर जगह होना चाहिए जी। उसकी तारीख निश्चित होनी चाहिए और वो हर जगह एक साथ ही लगना चाहिए, तभी हम लोगों को ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। जी सर, तारीख एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया, लेकिन जो एक कहा जाए कि जो एक लिमिट होती है, समय सीमा जो होती है। विकास जी आपके पास आएंगे। सर, आपने भी जैसा कि कहा कि हमारे जो देश है, जो हमारे मित्र देश है, जो गरीब देश है, और WHO को एक ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए पूरे विश्व में एक साथ वैक्सीनेशन का, तो आपने कहा कि 1 साल या 6 महीने में जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहती है, तो 1 साल या 6 महीने में पूरे विश्व में एक देश के, विदेश के या पूरा विश्व के एक कोने में वैक्सीनेशन कराना सर इतना आसान है क्या? और दूसरी बात, क्या ये जो तमाम जो कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन अपनी अपनी लॉन्च कर दी है, ये भी इसमें कहीं ना कहीं रोल अदा करती हैं सर? शांतनु, पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत डिस्टर्बेंस आवाज में आ रही है, आप प्लीज बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। अब आपका क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आवाज इतनी वो हो रही, मेरे ख्याल से भसीन सर किसी पार्टी में है तो वहां से आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर दें तो फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूं। जी ठीक है सर, आप डिस्टर्बेंस नहीं होगा सर, अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए, ये जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का एक पूरा डोज होता है। फर्स्ट होती है प्राइमिंग डोज जी, उसके बाद होती है सेंसिटाइजिंग डोज, उसके बाद होती है बूस्टर डोज। आपने 2 वैक्सीन ले ली, उसके बाद बूस्टर डोज ले ली, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीबॉडीज तुरंत वेन ऑफ होने लगेंगी जी। स्टडीज में ये पाया गया है कि किसी व्यक्ति ने अगर वैक्सीन ली है प्रॉपर डोज में, प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए, तो लगभग 6 महीने तक उसकी एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव लेवल पे रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये वेन ऑफ होने लगती है। वेन ऑफ का मतलब ये नहीं कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन बटन की आपने 6 महीने हुआ और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गई। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, और उसके बाद आप जब बूस्टर डोज लेते हैं तो वो फर्दर आपको लगभग 1.5 साल, आप मान के चलें करीब 1.5 साल का आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है उससे। उसके अलावा जो नेचुरल इन्फेक्शन से होता है, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, संक्रमित होने से लगभग प्रोटेक्शन आपका एप्रोप्रिएट जो एंटीबॉडी लेवल्स होता है वो 8 महीने तक रहता है। उसके बाद वो एंटीबॉडीज वेन ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ लहर भी आई, लोग संक्रमित भी हुए, वैक्सीन की पहली डोज भी ली गई, दूसरी डोज भी ली गई, फिर आपका प्रोटेक्शन डोज भी। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपकी जितनी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी लेवल्स हैं। इसीलिए आप देखें कि ये जो तीसरी लहर आई थी, ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर आई थी, मैंने आपको बताया शांतनु कि ये ज्यादा संक्रामक है, लेकिन संक्रामक होने के बाद भी लोग ज्यादा पॉजिटिव नहीं आए। वो इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों में लक्षणविहीन था, उन्हें पता ही नहीं लगा, और ये जो इन्फेक्शन था, ये इन्फेक्शन उनसे अपने आप धीरे धीरे वेन ऑफ होता गया। जी बिल्कुल। तो लगातार बहस जो है वो लगातार जारी रहेगी। ये चर्चा जो है कोरोना को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो लगातार हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना पर लगातार चर्चा जारी है। तमाम वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच प्रेम एक कॉलर है चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रेम जी, क्या है आपका सवाल? अपना सवाल पूछिए। आपको नमस्कार और सब दर्शकों को प्रणाम सर। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन हो गए कोरोना के, जो कि लहर आने की बात बता रहे हैं, पर इसका ये निदान नहीं निकला कि ये क्यों हो रहा है या क्यों हुआ था। खाली इसकी दवाइयाँ निकल गई हैं, तो ये कितने दिन और चलेगा? ये क्यों हो रहा है मनुष्य के शरीर में? मानता हूँ कि 100 साल पहले भी ऐसा आया था, लेकिन ये 100 साल बाद आया, पर ये क्यों हो रहा है सर? इसके ऊपर में अगर ये लोग हम लोगों को बताए बच्चों को, तो हम लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपने सर सवाल सुना प्रेम जी का? नहीं, प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी, इनका कह रहा है कि 2 साल से ज्यादा हो गया है, ये अब क्यों हो रहा है और अभी तक ये भी नहीं पता चला कि आखिर ये आया क्यों था और अब लगातार ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल एक आम नागरिक की हैसियत से जो पूछा रहे हैं हमारे दर्शक जी, इनका ये प्रश्न भी पूछना जायज है जी। तो इनका जो उत्तर ये होगा कि ये इसके बारे में जो शुरू में एक तरह का वो होता था, क्या कहेंगे, हंगामा, पुलिस, होमगार्ड, फ्लैट्स, बंगलों में छापे और सबको ले जाते थे। धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जानकारी हुई, लोगों को मालूम हुआ, डॉक्टरों ने, हमने समझा, मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, केवल हमने जब पढ़ते थे तब सुना था कि ये कोरोना पिकोरना ये सब होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसको समझा, इसके लक्षण समझे, इसका इलाज समझा, कुछ दवाएं इसमें दी गई लेकिन वो कारगर नहीं हुई। अंत में आज भी वही है कि इसमें एंटीवायरल ड्रग्स का कोई रोल नहीं है। इसका प्रिवेंशन, बचाव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचाव कैसे होगा, आपको बताया कि आइसोलेशन के साथ साथ टीकाकरण एक ऐसा हथियार आ गया। आपको याद होगा कि पोलियो, हमारे पिताजी के जमाने में पोलियो इतना खतरनाक था, इससे जान तो नहीं जाती थी, पैरालाइज हो जाते थे। लेकिन आज पोलियो अपने देश क्या दुनिया में केवल 3 देशों में रह गया है जी। इसी तरह मैं फिर कहना चाहता हूं कि बीमारी कोविड के बारे में बहुत जानकारी हुई, बहुत शोध हुए, हजारों लाखों सेंटर से शोध हो रहे हैं। और हमारे विकास जी, आऊंगा आपके पास। दर्शक हैं, इनको बता दें कि खत्म नहीं हुआ, खत्म हुआ है। देखिए कहाँ वार्डों में हमारे अस्पताल खाली पड़े हुए जी। और टीकाकरण ने, हर्ड इम्यूनिटी ने, लोगों की जागरूकता ने इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया, बिल्कुल कमजोर, खुद कमजोर हो गया। जनता ने अपने उपायों से, सरकार ने, डॉक्टरों ने सब कुछ किया, तो ये बिल्कुल जुकाम की तरह रह गया है। हमसे तो लोग मिलते हैं कि सर 3 बार हुआ हमको, पहली वेव में हुआ, सेकंड में, थर्ड में, तो कोई डरने की बात नहीं, वो इम्यूनाइज्ड थे, वैक्सीनेटेड थे। ठीक है सर, ये डॉक्टर विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। अब एक लाइन में बता दूं जी, ये मैं ये कहना चाह रहा था, दुनिया से जाएगी नहीं, ये वार्षिक एक एनुअल फ्लू की तरह रह जाएगा जी। और इससे कोई डरने की बात नहीं। हाँ, विकास कुछ ठीक है, विकास जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद डॉक्टर वसीम साहब आपके पास आते हैं। जी विकास जी। शांतनु, मैं आपसे मैं बताऊं जी।
मैं बोल सकता हूँ। जी। शांतनु, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस आया है, जैसा कि आपके दर्शक पूछ रहे हैं 2 साल से कैसे आया, क्यों आया, जी इसके लिए बहुत हद तक हम सब जिम्मेदार हैं। जी। आप ये समझिए कि हमने इकोसिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया मनुष्यों ने। जी। आप देखिए वर्ल्ड में आपकी पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सप्लोजन लेवल पे है, इकोसिस्टम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोग जो नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल खाना ना खा के जानवरों को खाना। तो ये जो कोरोना वायरस आया है, ये चाइना में एक स्पीशीज से ये ट्रांसफर हुआ है, पेंगोलिन से ये पाया गया है कि ट्रांसफर हुआ है। लोग वहां पे पेंगोलिन और चमगादड़ खाते हैं। आप सोचिए मनुष्य होके वो चमगादड़ खा रहे हैं, चमगादड़ खाने से वो वायरस उनके शरीर में आया। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमको अब जागरूक होना पड़ेगा। अभी ये कोरोना वायरस आया है, जीका आया है, इबोला आया है, अभी न जाने कितने आएंगे। ये अब मनुष्यों के हाथ में है, हम कैसे अपने इकोसिस्टम को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी बैलेंस डाइट लें जो ईश्वर ने हमको शुरू से हमको सिखाया गया है, उस डाइट को लें। हम लोग पॉपुलेशन ना बढ़ाएं, जनसंख्या का नियंत्रण करके रखें, पॉल्यूशन ना हो। ये सारी चीजें आपकी इंटर रिलेटेड है। अगर ये धीरे धीरे हम लोग इनको कंट्रोल करेंगे तो ये जो तरह तरह की जो महामारियां हैं, ये महामारियां नहीं आएंगी। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। और भसीन साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भसीन साहब, जिस तरह से विकास जी कह रहे थे कि साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपस में, और हम ही ने ये सब जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पैदा की हैं, और हम अगर अपने आसपास जो साफ सफाई है वो रखेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं सर पास भटकने से दूर रहेंगी। सर भसीन साहब, सर आपका ऑडियो सर नहीं आ पा रहा है, अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो भसीन साहब। सर अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए भसीन साहब। जी हो गया? जी हाँ जी जी सर, अपनी बात रखिए सर। जो सूर्य नमस्कार किया जाता था शुरू में, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व, क्योंकि इस वायरस को अब फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो सूर्य के माध्यम से। अगर हम सूर्य की किरणों से प्रॉपर तो बहुत इस वायरस का मतलब, इस वायरस का ना तो कोई अभी तक एंटीबायोटिक आया है, एंटीवायरल ड्रग्स आई है, सारे प्रिकॉशंस और भोजन के ऊपर बिल्कुल तालमेल नेचुरल रखे, प्रकृति जो भोजन को दिया है उसी तरह है। नॉन वेजिटेरियन मील्स बिल्कुल खतरनाक है और बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं है। और सर क्या ये जो कोरोना वायरस है सर, योगा इसमें सर कितना कहा जाए कि इफेक्टिव है? योगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो लंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। जी, अगर लंग कैपेसिटी बेटर रहती है तो कोरोना का हमारे ऊपर कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। जी, तो वो जो हमारी वैदिक काल से चली आ रही हैं जो चीजें हैं, जी, उनका अनुसरण करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, और भोजन जो प्रकृति हमको दे रही है वही भोजन करना चाहिए। ये जो नई नई भोजन की डेफिनेशन बना ली है हम लोगों ने ना, चाहे वो चाइना से आई हो या अरब से आई हो, वो बिल्कुल गलत है हम लोगों के लिए। हम लोगों का जो काल में जो भोजन हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक भोजन इसका आंसर है, और दूसरा आंसर सूर्य भगवान के पास है। इसके अलावा जो चीजें बताई गई हैं वो सब तो कीमती है ही है, लेकिन ये एक्सपोजर टू सनलाइट उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, एक नया दवा आई है सर सामने, मैंने सुना कि एक एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की कोई दवा आई है सर, ये क्या होती है और ये कोरोना पर किस तरह से असर डालती है सर? ये पहले असर करती थी जब डेल्टा वायरस था और वो उधर के जो वायरस थे उन पे असर करती थी एंटीबॉडी कॉकटेल। इसमें जो ओमिक्रॉन जो इस समय चल रहा है और उसके जो वेरिएंट चल रहे हैं इन पे उसका कोई असर नहीं है।
तो वो इनइफेक्टिव है, तो उसका कोई यूज नहीं है अभी उस पर। तो अभी तो बस एक जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है बस वही दे सकते हैं हम लोग, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं, वो सब हम लोग करते रहे हैं जी। तो वो है, तो वो सब डेल्टा पर वो थे इफेक्टिव थे, लेकिन इधर इस पे इफेक्टिव नहीं है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आरपी भसीन जी आपका बहुत शुक्रिया, विकास जी आपका बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो चर्चा है, उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों के जो सवाल हैं उनका जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा। और इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान कुल 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से 16 ने कैबिनेट, 20 ने राज्य मंत्री और 14 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। योगी मंत्रिमंडल में कुल 7 क्षत्रिय, 7 ब्राह्मण, 3 जाट और 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश सरकार नई तेवर वही में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सत्ता की बागडोर संभाली तो लोगों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी से एक तबका महरूम रहा। यह वो तबका था जो योगी को सत्ता में नहीं आने देना चाहता था। कारण साफ था, बाबा का बुलडोजर। 5 सालों में बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चुन चुन कर ऐसे अपराधी माफिया पर चला जिन्होंने 2017 से अपराध के बलबूते अरबों की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। आज बात करेंगे योगी के पिछले कार्यकाल में उनके द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें खास तौर पर माफिया का सफाया हो रहा है। मतगणना से पहले तक भी बाबा का बुलडोजर चलता रहा और अपराधी खौफ खाकर चुनाव में बाबा की विदाई की दुआ मांगते रहे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ और ज्यादा तेजी से इनके लिए जुटेंगे। शपथ